हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एजुकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल जो हमने अपनी पॉलिटी की श्रृंखला स्टार्ट की थी, आज हमारा उसका ये दूसरा लेक्चर है। तो कल हमने जो चर्चा की थी उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा कर लेते हैं। देखिए, कल हमने देखा था कि इंडियन पॉलिटी या जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो है वो, या वर्तमान में जो हमारा भारतीय संविधान और उसके साथ ही मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, इस प्रकार से एंशियंट टाइम से लेके वर्तमान समय तक किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है, उस पर हमने एक संक्षिप्त चर्चा की थी। साथ ही हमने ये भी देखा था कि संविधान के हमारे जितने भाग हैं उनके थ्रू हमने एक मैक्रो इकोनॉमिक जो मैक्रो पर्सपेक्टिव जो हम ढांचा बना सकते हैं संविधान का, उसके लिए हमने समझने का प्रयास किया था। और आज से जो है हम उसमें वर्टिकल जो है इन डेप्थ स्टडी करने जा रहे थे। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्टार्ट करनी है। तो चलिए अब हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कल देखिए, कल हमारा जो लेक्चर था 45+ मिनट का हो गया था, क्योंकि हम साथ में लिखते ही जा रहे थे। तो आज मैंने जो है वहां पर रायता ज्यादा ना फैले और कम समय में ज्यादा क्वालिटेटिव काम हो जाए, इसलिए मैंने आपको वहां पर चीजें पहले ही लिख दी हैं। और मेरे के लिए फायदा ये है कि मेरे को जो टेक्निकल काम है, जो वीडियो एडिटिंग और वीडियो जो अपलोड वगैरह करने का, उसके लिए मुझे कम समय देना पड़ेगा। तो हम कम समय में लगभग 30 मिनट्स में अपना लेक्चर, उससे ज्यादा जो है कल जो हमने लगभग जितना भी पढ़ाई की थी उतना लगभग हम 30 मिनट में ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो देखिए, बात ऐसी है कि जो 1600 ईस्वी में जो है महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा जो चार्टर अधिनियम है, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल जाता है। कंपनी वहां से आती है और भारत में अलग अलग जगह पे, जैसे सूरत है, मसूलीपट्टनम में, और भी अलग अलग जगह पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाती है। धीरे धीरे क्या है, कंपनी की क्या महत्वाकांक्षा रहती है, भारतीय से जो राजाओं से टकराव होता है, किस कारण से कंपनी वहां पर भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक भागों में रुचि लेती है, यह आपका इतिहास का विषय है। उसको आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। कंपनी ने कहां कहां पर अपने सेंटर्स बनाए थे, कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, कौन कौन सी प्रमुख लड़ाइयां थी। तो अगर हम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो देखिए, कंपनी के आने के बाद और भी यूरोपीय शक्तियां आती हैं, और आप देखते हैं कि लगभग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनका सभी यूरोपीय शक्तियों से, चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंच हो, उन सभी से कंपनी के युद्ध होते हैं। और जो एंग्लो फ्रेंच वार है या कर्नाटक युद्ध जिनको कहा जाता है, उन्हीं के बीच में 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, प्लासी की जंग। और उसके बाद 1764 में बक्सर की जंग होती है। और 1764 में बक्सर की जंग के बाद कंपनी को जो है बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, अर्थात कंपनी वहां पर राजस्व वसूल सकती थी और कंपनी वहां पर जो न्यायिक भूमिका है वह भी निर्वहन कर सकती थी। तो इसी तरह कंपनी की भूमिका जो है अब केवल व्यापार तक, फॉर्मली जो है व्यापार तक न नियंत्रित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में बढ़ती जा रही थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा अब कंपनी को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग अधिनियम भेजे जाते हैं। और कंपनी 1857 की क्रांति तक कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो जो अधिनियम बनाए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा, और स्वतंत्रता जो 1857 की क्रांति है, उसके बाद जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, एक अधिनियम वह, और उसके बाद के जो 3 काउंसिल एक्ट आए थे, 1861 का काउंसिल अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और उसके बाद दोस्तों 1909 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसका काफी भारतीय संविधान में काफी महत्वपूर्ण योगदान भी है। और उसके बाद आजादी के समय भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये जितने भी अधिनियम आए थे उन्हीं को हमें इस खंड में पढ़ना होता है, और वह भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आ जाते हैं। जनरली यहां पर से जो यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार तो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि जैसे अध्यादेश की है वो किस एक्ट में लाया गया था, कौन से अधिनियम में अध्यादेश की बात की गई थी, पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम में शुरू हुई थी, या भारत परिषद अधिनियम जो है उसमें, या भारत शासन अधिनियम में उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात कब की गई थी। और इस तरीके से जो अलग अलग प्रावधान है, या की जो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात किस अधिनियम में की गई थी। तो एक पर्सपेक्टिव हमारा वो है प्रीलिम्स का पढ़ने का। दूसरा जो मेंस का पर्सपेक्टिव है, हाल ही में 1-2 साल पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि जो 1965 का भारत शासन अधिनियम है, उसका भारत की जो फेडरल संरचना है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, हम यहां से जितना पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में जो भी दिया हुआ है, या जो भी क्या है, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, हम उनको यहां पर पढ़ते हैं। और वर्तमान की जो संवैधानिक प्रणाली है,
आपको मेंस का सिलेबस याद रखना है। आप जहां पे अभी पढ़ते हैं तो आप वहां मेंस का सिलेबस लगा लीजिए, मेंस का सिलेबस याद कर लीजिए, और जो भी हमने वहां पर पढ़ा तो प्रेजेंट में जो सिस्टम है आप उससे ऐड करके देखिए, उससे ज्वाइन करके देखिए। अगर वर्तमान में आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आप देखिए कि उसकी बुनियाद कहां से थी, तो आपको वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मिल जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव से हमको मेंस का पढ़ना है, और मेंस का प्रयास हुआ कि हमारा जो मेंस में एक आध दो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी आखिरी इस टॉपिक को खत्म करते हुए करें। तो चलिए, जो 1800 जैसे कि मैंने बताया कि 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं और कंपनी का जो शासन रहता है 1857 के पहले तक, तो यहां पर 4 प्रमुख एक्ट हैं। एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, हमको उसके प्रमुख अधिनियम उसके जो प्रमुख प्रावधान थे हमको उनको देखना है। उसके बाद दूसरा हमारा जो है 1786 का एक पिट्स इंडिया अधिनियम है, उसमें जो दो तीन इंपॉर्टेंट प्रावधान थे उनको हमें देखना है। उसके बाद जो है 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो केंद्रीकरण की दृष्टिकोण से एक काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है, उसको देखना है। और 1853 का चार्टर अधिनियम। तो आज जो है हम यहां से 3 या 4 अधिनियम देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1773 का जो पहला जो चार्टर अधिनियम है, कंपनी को बक्सर की दीवानी राइट्स मिलने के बाद, आप यहां से पढ़ते हैं देश शासन प्रणाली वगैरह। उसके बाद 1773 जब वारेन हेस्टिंग्स भारत के बंगाल के गवर्नर थे, उस समय ये एक्ट आया हुआ था। तो इस एक्ट की जो है इंपॉर्टेंस क्या था, यानी कि महत्व क्या था, तो इसके 3 प्रमुख इंपॉर्टेंस थे। एक तो ये पहला अधिनियम था, दूसरा ये राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता देता था, और तीसरा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखता था। अर्थात क्या था, यह जो अधिनियम आया था, ये जो है भारत में पहली बार जो है कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अनुमति देता था। अर्थात कंपनी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो 1600 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था वो कंपनी को व्यापारिक कार्यों की अनुमति के लिए बनाया गया था। तो ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया एक तो यह पहला कदम था। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है, राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को मान्यता देता है। और इसके बाद इसके साथ दोस्तों भारत में पहली बार जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। धीरे धीरे आप देखेंगे जब चरम यहां पर केंद्रीकरण की स्थिति आएगी तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पेशावर से लेकर यहां पर बर्मा तक, और वहां पर उत्तर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही लॉ इन्फोर्स किया जाता था। तो ये एक प्रकार से जो केंद्रीय प्रशासन की जो नींव रखी गई थी वो इन अधिनियमों के द्वारा रखी गई थी। तो इसके ये 3 प्रमुख इंपॉर्टेंस वो थी। अगर हम इसके प्रावधान की बात करें तो देखिए मैंने यहां पर संक्षिप्त में लिखा है, आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पहले भी ले सकते हैं ताकि आप इसको आसानी से बाद में दोहरा सकें। इसका जो पहला प्रोविजन है तो यहां पर मैंने लिखा है बीजी से हो गया आपका बीजीजी प्लस 4 सदस्य, अर्थात बंगाल का जो गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। इसका पहला प्रोविजन ये था। दूसरा जो प्रोविजन था यहां पर लिखा हुआ मैंने अधीन, अर्थात जो दूसरी जो है मद्रास और जो यहां पर बंबई जो है, बंबई और मद्रास को जो है बंगाल के अधीन कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा इनके अधीन कर, बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो है उसके अधीन कर दिया गया था बंबई और मद्रास के गवर्नर को। और तीसरा जो प्रमुख अधिनियम है इसके द्वारा दोस्तों एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, और 3 उसके लिए एक सहायक जज भी उसके लिए 3 सहायक जो जज थे उनकी पोस्ट भी निर्मित की गई। 3 सदस्यीय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था, उसके लिए 3 सदस्यीय जो एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया था। उसके बाद दोस्तों ये जो इसका चौथा प्रावधान था यह प्रतिबंध करता था, जैसे कि कंपनी के जो है कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था तो कंपनी पर निजी व्यापार है या निजी लोगों से उपहार लेने पर जो है ये निजी व्यापार और रिश्वत पर और निजी उपहार पर यह प्रतिबंध लगाता था। और इसका जो चौथा प्रावधान था दोस्तों, यह कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी यहां पर बीओडी आएगा, वेट अ मिनट, ओके, सो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, एक मिनट, अर्थात तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी उसके माध्यम से कंपनी के कार्यों पर जो राजनीतिक, यहां पर R&D लिखा है, यहां पर R&D से ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं बल्कि यहां पर राजस्व, नागरिक और डिफेंस, अर्थात जो राजस्व मामले हैं, नागरिक मामले हैं और यहां पर सुरक्षा संबंधी मामले हैं, उन मामलों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये इसके प्रमुख 5 जो है इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, इनको आपको याद रखना है।
और इनको मैथ्स के पर्सपेक्टिव से आप जहां पर आपको यूटिलाइज लगे आप उसको याद करिए, रखिए, सिलेबस से रिलेट करिए। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख अधिनियम था वो 1784 में आया हुआ ब्रिटिश इंडिया अधिनियम था। इस दोस्तों इस अधिनियम का इंपॉर्टेंस ये था कि जो ब्रिटिश भारत में जो कंपनी का क्षेत्र था उसे पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ठीक है। और इसके माध्यम से कंपनी पर जो है पूर्ण नियंत्रण, एक प्रकार से यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग हटके। तो एक प्रकार से कंपनी के कार्यों में पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से। इसके जो 3 प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों, तो यहां पर मैंने लिखा है, पहला जो है पृथक, दूसरा है बीओडी इक्वल टू सीओडी, बीओडी इक्वल टू बीओसी और बीओसी आरएनडी। अर्थात इसका तात्पर्य यहां पर है, आप ऐसे याद रखिए, देखिए कंपनी के यहां पर जो राजनीतिक मामले हैं और कंपनी का व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले हैं, ये यहां पर जो बीओडी वो व्यापारिक मामले देखता था और यहां पर जो राजस्व, नागरिक और डिफेंस मामले। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक मामले हैं, तो जो कंपनी के व्यापारिक मामले हैं, कंपनी के जो व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को पहली बार पृथक कर दिया गया था। दूसरा बात यह था कि यहां पर दोनों के लिए जो कंपनी के राजनीतिक मामले थे उनके लिए बीओडी से अलग सेपरेट हो गए, यहां पर बीओसी अर्थात बोर्ड ऑफ नियंत्रण बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक अलग बोर्ड की स्थापना की। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से जो राजस्व, नागरिक और डिफेंस मामले हैं जिनका हमने यहां पर भी एक्ट में देखा था, उनके ऊपर अधीक्षण और नियंत्रण, जो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद का जो अधीक्षण और नियंत्रण था वो बढ़ा दिया गया था। तो इस एक्ट के ये प्रमुख जो 3 प्रोविजन थे। इसके बाद जो तीसरा एक इंपॉर्टेंट अधिनियम आता है दोस्तों, यहां पर एक 1813 का भी चार्टर अधिनियम आता है, लेकिन वहां पर लीगल पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। या मेरे पास जो लक्ष्मीकांत की जो बुक थी वो पुरानी वाली बुक्स थी, तो वहां पर अगर लगेगा तो हम उसको अपडेट कर लेंगे। उसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि कंपनी पर जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था 1813 का चार्टर अधिनियम। हालांकि पूर्ण तौर पर समाप्त नहीं हुआ था, उसमें जो चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा था और बाकी मामलों में जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। हालांकि जो 1833 का अधिनियम है उसके द्वारा पूर्णतः जो कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये प्रोविजन हमारे यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। तो यह जो अधिनियम था दोस्तों, इसमें जो है अत्यधिक केंद्रीकरण की स्थिति ला दी थी। अर्थात यहां पर देखिए, आप यहां पर देखते हैं जो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, यहां पर से अत्यधिक केंद्रीकरण की स्थिति आती है। अब देखिए यहां पर केंद्रीकरण से आशा क्या है, एक मिनट, आप ऐसे समझिए कि यहां पर सेंटर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या सेंटर में कोई अथॉरिटी बैठी हुई है और एक दूसरे राउंड में यहां पर 3 अथॉरिटी बैठी हुई हैं और यहां पर 3 और 3 6 अथॉरिटियां बाहर बैठी हुई हैं, कोई प्राधिकरण बैठे हुए। तो अगर पूरी शक्ति यहां पर ही आ जाए तो उसे अत्यधिक केंद्रीकरण की स्थिति कहा जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में ऐसा माना जाता है अगर शक्तियां विकेंद्रित हों तो ज्यादा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनती है, अर्थात सहभागी लोकतंत्र का निर्माण होता है और उसमें ज्यादा जो है बेहतरी से काम कर पाती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, तो जब भी आप गवर्नेंस में लिखते हैं तो वहां पर विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। जब भी हम पंचायती राज सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। जैसे इसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा, हाल ही में जब कोविड-19 महामारी आई हुई थी और उस दौरान लॉकडाउन लगाया गया था, तो जो गांव तक जो है लोगों को जागरूक करने का कार्य है, ये लोगों तक जो है जागरूक अवेयरनेस फैलाने का कार्य है, स्वच्छता बनाए रखने का कार्य है, वह जो है पंचायतों में, उनकी बहुत सारी पंचायतों में बाखूबी भूमिका निभाई। तो वहां पर हमको विकेंद्रीकरण देखने मिला। ऐसी स्थिति में दिल्ली में जो सरकार बैठी है, केंद्र सरकार बैठी हुई है, वह वहां पर अगर कोई ठोस डिसीजन लेती है, स्टार्टिंग में वैसा हुआ था, लेकिन आप अगर दूसरे चरण की बात देखें वहीं पर, तो जैसे लॉकडाउन वगैरह लगाने का निर्णय है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो क्या है स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी थी कि वो अपने अपने राज्यों में देख के स्थिति लगा लें। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अलग अलग जिले में अपनी जिलेवार स्थिति है वो कलेक्टर के ऊपर, और जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी थी उसको जिम्मेदारी दे दी। तो ये एक प्रकार से विकेंद्रीकरण से निर्णय जो है लोगों की भागीदारी होती है और लोगों की सहभागिता अच्छी होती है और साथ ही लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। तो
तो यहां पर जो है केंद्रीगढ़ की स्थिति हो रही थी। वो केंद्रीगढ़ कब होता है, जब एक प्रकार से तानाशाही, या एक प्रकार से हमें कहना चाहिए हमेशा नहीं कि तानाशाही हो, लेकिन जब कोई ताकतवर व्यक्ति या कोई ताकतवर अथॉरिटी एक सेंटर में आना चाहती है, तब वो चाहते हैं कि सारी सत्ता उसके पास केंद्रीगढ़ रहे। वर्तमान में अगर विभिन्न जो भारत में राजनीतिक दल हैं, अगर हम उनकी स्थिति देखें, कोई भी पार्टियां हो, तो वहां पर भी लगभग जो एक पार्टी के जो हेड होते हैं या उनके जो परिवार वाले हैं, कोई भी पार्टी हो, लगभग सभी पार्टियों में वहां पर आप देखेंगे केंद्रीगढ़ की स्थिति है। जो भी ऊपर अथॉरिटी बैठी है वो जानती है कि उसको सब चीजें अगर नियंत्रण करना है तो सेंटर में रखना होगा, लेकिन अगर चीजों को हमको डेमोक्रेटिक बनाना है तो हमें विकेंद्रीकरण प्रणाली अपनाई जाती है। वही हम आने वाले समय में पंचायती राज सिस्टम में भी पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने केंद्रीगढ़ का तात्पर्य आपको यहां पर बताया, क्योंकि जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इस समय दोस्तों मैं एक और फैक्ट्री बता दूं, यहां पर जब ये अधिनियम आया था तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे, और यहां पर जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम आता है, यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं, जो भारत के इंडिया के गवर्नर जनरल, जो पहले गवर्नर जनरल कहलाते हैं, भारत के गवर्नर जनरल। तो देखिए ये वाला एक्ट क्या प्रावधान करता है कि यहां पर जो बीजीजी बना था, बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था, उसे जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बीजीजी से यहां पर मैंने काउंट किया है, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, यहां से ये जो है आईजीजी अर्थात भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उससे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और जितने भी राजस्व, नागरिक और डिफेंस मामले हैं उस पर जो है इसका जो है पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि पूरी स्थिति जो है बंगाल का जो भारत का गवर्नर जनरल से बना दिया गया उसके नियंत्रण में आ गई। दूसरा इसका प्रमुख उदाहरण था, मैंने यहां पर एल अर्थात विधायिका लिखा है, और ये यहां पर आप देखेंगे साइन बना हुआ है, ये दक्षिण भारत का, यहां पर मैंने आधी इंडिया का जो मैप बनाया हुआ है, यहां पर बंबई की स्थिति है और यहां मद्रास। तो यहाँ के जो गवर्नर थे या विधायिका थी, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो पूरी तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, यानी कि जिसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो उसके अधीन आ गई थी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसका ये था। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले उसकी भूमिका व्यापारिक थी, अब वो पूर्णतः व्यापारिक निकाय से एक प्रशासनिक बॉडी अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। ठीक है। और दोस्तों जो इसका एक चौथा प्रोविजन था, ओपन एग्जाम सिविल सेवा के लिए, अर्थात यहां पर जो है जो खुली प्रतिस्पर्धा, जो भारतीय जो सिविल सेवाएं थी, भारत में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती थी उस समय सरकारी पद, तो उनके लिए सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की बात की थी। हालांकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यानी कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी है, उसके विरोध के कारण इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका था। तो दोस्तों आज हमने जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 3 प्रमुख एक्ट देखे। चूंकि क्या है कि ये जितने भी एक्ट हैं यहां पर चीजें याद करने वाली हैं, और मेरा प्रयास होता है कि जब भी मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मैं 2-3 बार चीजों को दोहरा देता हूं, ताकि आपको यहीं पर अगर ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ज्यादा टाइम फिर बाद में आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप कोचिंग भी लेते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि लगभग क्लास में जितना पढ़ाया जाता है 70-80% तो आप वहीं पर चीजें, या 90% तक चीजें आप वहीं पर तैयार कर लें। उसके बाद आपको 1-2 रिविजन की ही जरूरत पड़े। तो चूंकि ये एक्ट याद करने वाली कुछ चीजें हैं, हालांकि मैंने इस तरीके से लिखा है कि अगर आप ये चार्ट याद रख लेते हैं, ये चार्ट को आप 2-3 बार देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा है आप 1-2 बार देख सकते हैं, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और कम एक्ट है, चूंकि याद करने वाली चीजें हैं, इसलिए मैं इसमें आज हम अपना लेक्चर लंबा नहीं कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। कल हम फिर मिलेंगे पॉलिटी के एक तीसरे लेक्चर के साथ, और उसमें जो हमारे इसके बाद वाले जो एक्ट आने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, वहां से अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।